नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 1 जनवरी 2023 से निगम कर्मियों को नए साल में कैशलेस इलाज। हरिद्वार 6 करोड़ से अधिक की चोरी करने वालों को 5 साल की सजा। पंचायत चुनाव 2 से ज्यादा बच्चों वालों को भी मिलेगी छूट। महाराज किसानों को दिलाएंगे फसलों का उचित मूल्य। जोशी विधानसभा सचिव की तैनाती को बदलेंगे नियम। भीमताल धारी में 1.5 माह से लापता बिहार के युवक की हत्या। जीएसटी काउंसिल छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन कारोबार की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में बुक्सा जनजाति और मुस्लिमों में सबसे ज्यादा कुपोषित। 6 दिन से सुलग रहे ट्रेचिंग ग्राउंड के विरोध में उतरे लोग। हल्द्वानी में भाजपाइयों ने फूका बिलावल भुट्टो का पुतला। हल्द्वानी का नया ट्रैफिक प्लान आम जनता की राय से बनेगा। हल्द्वानी आरटीओ ने बस में सफल कर काटा चालान। अंकिता हत्याकांड हत्या आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों का चार्जशीट की तैयार। धारचूला लापरवाही काली नदी से मलबा नहीं हटा रहा नेपाल। सीबीएसई फेक वेबसाइट को लेकर छात्रों को किया अलर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट डेयरी फेडरेशन की बैठक तत्काल कराने के आदेश। उत्तराखंड के निगम उपक्रम और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी पेंशनर को नए साल से स्टेट हेल्थ स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के विभिन्न निगम उपक्रम और ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारियों को शनिवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान के साथ बैठक हुई। इस दौरान सभी संस्थानों में राज्य स्वास्थ्य योजना को शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया। सीईओ अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि जिन निगम उपक्रम और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों और पेंशनर का ब्यौरा स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल पर अपडेट हो गया है, उनके गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। चौहान ने बताया कि उरेडा महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जीपी पंत इंस्टीट्यूट पौड़ी के कर्मचारी पेंशनर और उनके आश्रितों का डेटा पोर्टल पर अपडेट हो गया। ऐसे में इन कर्मचारियों के प्रीमियम कटौती के बाद 1 जनवरी 2023 से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। कई निगम कर्मचारियों का डेटा अपडेट नहीं। बैठक के दौरान सीईओ अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जल संस्थान, पेयजल निगम, वन विकास निगम, परिवहन निगम, जीएमबीएन की ओर से अभी तक कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों का डेटा अपडेट नहीं किया गया। ऐसे में जल्द से जल्द डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए। राज्य के निगमों के निकायों के कर्मचारी पेंशनरों को राज्य स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए प्रीमियम एक मुश्त चुकानी होगी। राज्य स्वास्थ्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि निगम और निकाय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी कि कर्मचारी और पेंशनर का प्रीमियम तिमाही या छमाही आधार पर एक मुश्त जमा कराया जाएगा, जिसकी वजह से कई नियम और निकायों में कर्मचारी को वेतन रेगुलर रूप से नहीं मिलता, जबकि कई संस्थानों में पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती। ऐसे में प्रीमियम समय पर नहीं मिला तो योजना के संचालन में दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में सहमति के आधार पर एक मुश्त प्रीमियम की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रीमियम 6 महीने या 3 महीने का एक मुश्त देना है, यह निगम के अधिकारी तय करेंगे। नैनीताल जिले के दूरस्थ धारी ब्लॉक से 1.5 माह से लापता पूर्वी चंपारण बिहारन के मूल निवासी युवक का शव मिला है। यह युवक अपने साथियों के साथ जिस मकान में किराए पर रहता था, उस मकान के मालिक दंपति की निशानदेही पर राजस्व पुलिस ने शव बरामद किया। आरोप है कि युवक की हत्या उसके साथ ही पूर्वी चंपारण निवासी संतू ने लेन देन के विवाद के बाद की थी, जबकि मकान मालिक दंपति ने शव को ठिकाने लगाने में हत्या आरोपियों का सहयोग दिया था। राजस्व पुलिस ने गुमशुदगी मामले की हत्या समेत अन्य धाराओं में तहरीम कर दिया है। हत्या आरोपी युवक फरार है, जबकि दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम धारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि तबरेज आलम 30 पुत्र जमीर मियां मूल निवासी पिपरा थाना दरपा जिला पूर्वी चंपारण बीती 29 अक्टूबर से लापता था। बीते 13 दिसंबर को बिहार से आए परिजनों की शिकायत पर राजस्व उप निरीक्षक ने तबरेज की गुमशुदगी दर्ज की। ढूंढ खोज के बाद भी तबरेज का सुराग नहीं मिला तो राजस्व पुलिस ने उसके मकान मालिक दंपति कजिला कोट गांव निवासी महेश सिंह और यशोदा देवी से सख्ती से पूछताछ की। इस पर उन्होंने राज खोल दिया। बताया कि घटना के दिन दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। उत्तराखंड के छोटे कारोबारी भी हम ऑनलाइन कारोबार कर सके। जीएसटी काउंसिल ने इन कारोबारियों को अपने माल की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दे दी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 75 लाख रुपए सालाना टर्नओवर से कम वाले कारोबारियों को ऑनलाइन माल बिक्री की सुविधा दे दी है। काउंसिल के इस फैसले से राज्य के 35,000 के करीब कारोबारी को सीधा लाभ मिलेगा। विदित है कि जीएसटी के नियमों के अनुसार समाधान योजना के दायरे में आने वाले कारोबारी अभी तक अपना सामान ऑनलाइन नहीं बेच सकते। समाधान योजना के दायरे में वो कारोबारी आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 75 लाख से कम है, लेकिन अब वह अपना माल ऑनलाइन में बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फ्लैट बिक्री के मामले में बिक्री
निरस्त होने पर खरीदार को टैक्स रिफंड की सुविधा भी दे दी है। बिल्डरों से मकान खरीदने के बाद डील निरस्त करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट समिति की ओर से तय की मूल्यों को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद आर्य ने 6 फर्म के माध्यम से फर्जी तरीके से व्यापार दिखाकर 6 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी चोरी करने के मामले में आरबी फर्म संचालक को दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे 5 साल के कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जीएसटी के अधिकारियों ने दावा किया कि यह देश का पहला मामला है जब जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई गई। उपायुक्त कर निर्धारण प्रभारी CIU राज्य कर विभाग रोशनाबाद धर्मेंद्र राज चौहान ने आरोपी फर्म संचालक सुरेंद्र सिंह निवासी A1 सुभाष नगर रामेश्वरमपुरम ज्वालापुर के निवासी खिलाफ कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप था कि आरोपी सुरेंद्र सिंह ने जीएसटी पोर्टल पर अपनी 6 फर्म अपने परिजनों के नाम पर खुद ही चला रहा था। इन फर्मों को मैन पावर सप्लाई के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन इसके माध्यम से सेल, परचेज, आयरन, प्लाईवुड व अन्य कार्य दर्शाए गए। यही नहीं, इन सभी फर्मों के कार्य के लिए कॉमन मोबाइल नंबर ईमेल का इस्तेमाल ई-बिल बनाने के लिए किया जा रहा था। आरोप था कि जिन वाहन से माल को भेजना दिखाया है वो ऐसे वाहन टोल प्लाजा में क्रॉस व कुछ वाहन इतनी क्षमता के माल को ले जाने लायक ही नहीं थे। सिंचाई, लोक निर्माण और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में महाराज ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के पक्ष में, जिसे लेकर केंद्रीय पंचायत मंत्री को अवगत कराया गया है। काबीना मंत्री महाराज ने कहा कि प्रदेश का विकास सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। प्रदेश को सीएम पीएम मोदी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में मंत्रियों को विभागीय सचिवों की CR लिखने की पैरवी करते हुए कहा कि विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि इस बात की पैरवी सरकार से करें ताकि प्रदेश में सरकार और नौकरशाही के बीच अनुशासन कायम हो। कहा कि अनुशासन कायम करने के लिए CR लिखने का दायित्व दिया जाना चाहिए। पंचायतों में प्रमुखों को BDO और जिला पंचायत अध्यक्ष को CDO की CR लिखने की इजाजत दी गई, जिसमें अनुशासन कायम हुआ है। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। गांव-गांव तो जनता के बीच जाकर स्थानीय मेलों व संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति व पर्यटन के महत्व को देखते हुए जौनसार के जागड़ा मेले व भिलांगना के दुधियाड़ी मेले को राजकीय घोषित करने का काम किया गया। प्रदेश में पर्यटन के तहत वैश्विक स्तर की व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है। शीतकालीन पर्यटन की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शिप, साकी व वैश्विक सर्किट बनाकर पर्यटन को हर क्षेत्र से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय, धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना साजवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, विजय कठैत, अबरार अहमद, तौफीक अहमद, उदय रावत, प्रमुख शिवानी बिष्ट, प्रमुख सुनीता आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा में नए सचिव की नियुक्ति से पहले नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसकी कार्रवाई शुरू करते हुए विधानसभा सचिवालय हिमाचल के नियमों का अध्ययन कर रहा है। विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि 2016 में विधानसभा सचिवालय ने सचिव नियुक्ति के नियम मनमाने तरीके से तैयार किए। इसी का लाभ लेकर 2021 में पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कई प्रमोशन देकर विधानसभा सचिव बना दिया गया, लेकिन विधानसभा की भर्तियों पर सवाल उठने कोठिया कमेटी की रिपोर्ट के बाद विधानसभा सचिव की नियुक्ति पर नई सिरे से करने की तैयारी है। इसके लिए उन्होंने पहले नियम बदले जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय का प्रयास है कि विधानसभा में सचिव के पद पर किसी विधायी के जानकार को नियुक्त किया जाए। इसके लिए नई सिरे से नियम बनाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मार्च से पहले नए सचिव की तैनाती की जानी है, लेकिन सचिव की तैनाती से पहले नियमों को बदला जाना है ताकि इस पद पर वही लोग आ पाएं जिन्हें कार्य आदि का अच्छा अनुभव हो। राज्य का बुक्सा और मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा कुपोषित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के एक शोध में इसका खुलासा हुआ। शोध में पता चला कि दोनों समुदाय में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस रोग की मुख्य वजह आपस में विवाह तथा खान पान को लेकर जागरूक नहीं होना बताया जा रहा है। जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में 5 वर्षीय शोध में प्रदेश की 4 जनजातियों के साथ ही अन्य सामान्य जातियों पर भी अध्ययन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट के निर्देशन में PhD पूरी कर चुके डॉक्टर दीपक मेलकानी ने स्टडी ऑफ स्किल सेल एनीमिया ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन उत्तराखंड रीजन विषय पर शोध किया। शोध के दौरान उन्होंने प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों समेत अन्य स्थानों पर भोटिया, थारू, वन, रावत, बुक्सा जनजातियों के साथ ही अन्य सामान्य जातियों में एनीमिक बीमारी पर रिसर्च किया। शोध में पता चला कि समाज में आज भी कई लोग एनीमिक हैं, लेकिन बुक्सा जनजाति बुक्सा और मुस्लिम समुदाय में सबसे अधिक सिकिल सेल एनीमिया की बीमारी देखी गई। दोनों समुदाय में खून की कमी से संबंधित बीमारी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने इसका मुख्य कारण आपस में विवाह माना है। सुझाव दिया गया है कि नजदीकी संबंधों में शादी से बचने की आवश्यकता है, जिससे इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा खान पान भी एक
कारण माना है। डॉक्टर दीपक मलकानी ने बताया कि भोजन यदि बेहतर नहीं होगा तो लोग इस तरह की बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। हल्द्वानी 6 दिन से सुगल रहे ट्रेनिंग ग्राउंड के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने गोला पास बाईपास से ट्रेनिंग ग्राउंड हटाने की मांग की। कहा कि लगातार इसमें आग सुलग रही है जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतें हो रही है। यहां से उठने वाले जहरीले धुएं से हर कोई परेशान है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी ने जिला अध्यक्ष नफीस अहमद खान से कहा कि ट्रेनिंग ग्राउंड की आग से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड हाईवे से लगा है, इसमें आग के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीम अंसारी ने कहा कि आबादी के साथ साथ पर्यावरण खराब हो रहा है और पशु पक्षी भी परेशान है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने व आग की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। कहा कि जहरीली धुआं के कारण लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मांग करने वाले सैयद इशरत अली, इरशाद हुसैन, हरीश लोधी, सुलेमान मलिक, अहमद अली, नाजिम अंसारी, अरबाज खान, शाकिल अंसारी, सईद अहमद, लुकमान, साजिद सिद्दीकी, सोहेल अंसारी आदि मौजूद थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन कर पुतला फूंका। उन्होंने भुट्टो का पुतला दहन कर रोष जाहिर किया। कहा कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। प्रताप बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भाजपा पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को घोर निंदा करते हैं, जिसके विरोध में आज भाजपा पुतला दहन का राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम रखा है। हल्द्वानी शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार आए, इसके लिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील किया। निर्णय लिया है कि लोगों के सुझाव पर ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए जाम के नजरिए से संवेदनशील स्थानों के साथ ही लोगों चौपाल लगाने की योजना की गई है। बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने को पुलिस ने यातायात चौपाल लगाने शुरू कर दिया। शनिवार को एसपी क्राइम यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने तिकोनिया चौराहे के पास चौपाल लगाए। इस दौरान आवाजाही करने वाले लोगों, टैक्सी चालकों, व्यापारियों, होटल संचालकों के साथ वार्ता की। एसपी यातायात ने व्यवस्था सुगम बनाने के सुझाव मांगे। चौपाल में सीओ यातायात संजय अग्रवाल, टीआई राकेश मेहरा, टीएसआई पंकज जोशी, टैक्सी यूनियन सचिव मनोज तिवारी, अंकुश पांडे आदि मौजूद थे। शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान पर निकले आरटीओ बस में सवार होकर बस चालक ने उनसे किराया लिया लेकिन टिकट नहीं लिया। इसके बाद पहले से ही लामाचौड़ के पास खड़े परिवहन विभाग के चेकिंग दल ने बस को रोककर चालान कर चालक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा रूट की 4 और बसों का चालान भी किया गया। शनिवार को आरटीओ प्रशासक संदीप बेजी बाजपुर बस अड्डे से रामनगर जाने के लिए बस में बैठे परिचालक से उन्होंने रामनगर का टिकट मांगा। परिचालक ने टिकट के पैसे लिए लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद परिचालक ने आरटीओ की सीट के आगे 2 टायर डाल दिए। टायर को छत पर डालने को कहा तो उसने फिर अनसुना कर दिया। बस चली तो कुछ देर बाद चालक फोन पर बात करने लगा। आरटीओ ने बस से ही अपनी चेकिंग टीम को आदेश दी। टीम ने लामाचौड़ के पास बस को रोक लिया। बस का चालन करने की कार्रवाई की गई। डीएसपी परिषद नैनीताल में अखिल भारतीय विद्यालय परिषद की ओर से छात्र संघ अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी की घोषणा के बाद बगावत शुरू हो गई। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के विरोध में शनिवार को संगठन के कई कार्यकर्ता विरोध में उतर आए। उन्होंने एक साथ बैठक की। रायशुमारी के बाद कार्यकर्ताओं ने संगठन के घोषित प्रत्याशी के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बागी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अगर संगठन अपना फैसला वापस नहीं लेता तो वो निर्दलीय रूप में अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। इससे संगठन 2 गुटों में बटा नजर आया। डीएसपी परिषद नैनीताल में आगामी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसे लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से डीएसपी परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मोहित पंत के नाम की घोषणा की गई। घोषणा के बाद मोहित के समर्थकों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। जबकि विद्यार्थी परिषद से जुड़े अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर चुके शुभम कुमार को संगठन ने टिकट ही नहीं दिया। इसी बात की नाराजगी व्यक्त करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को नैनीताल क्लब में बैठक में विद्यार्थी परिषद के नगर महामंत्री भास्कर आर्या, मीडिया प्रमुख हर्षित कुमार, विज्ञान संकाय प्रमुख अभिनव कुमार, कला संकाय प्रमुख पंकज रंधावा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य अक्षत आर्य, अभिषेक बिष्ट समेत दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ताओं घंटों मंथन किया। इसके बाद उन्होंने संगठन के घोषित प्रत्याशी के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने आखिरकार तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे अभियोजन अधिकारी कार्यालय भेज दिया गया। वहां से जांच के बाद संभवतः सोमवार को कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। एडीजी वी मुरुगेशन ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तय समय यानी 90 दिन से पहले ही एसआईटी अंकिता के हत्या आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी। तीनों
पर अंकिता की हत्या सहित कई आरोप तय किए गए। चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल भी होगा। एडीजी ने कहा कि इस मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा और नार्को टेस्ट सहित तमाम बिंदुओं पर अभी जांच जारी है। इसके अलावा एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, इसका परीक्षण चल रहा है। बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। शुरुआत में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा हत्या, साक्ष्य छिपाने और साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। बाद में जांच के दौरान उनके खिलाफ छेड़छाड़, परेशानी करने के साथ अनैतिक देह व्यापार के लिए मजबूर करने की धाराएं जोड़ी गई। इन तीनों के खिलाफ बाद में गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया। धारचूला। नेपाल ने काली नदी से मलबा हटाने के नाम पर भारत की आंखों में धूल झोंक रखा है। नेपाल ने भारत से अपनी तरफ नदी किनारे जमा मलबा हटाने का वादा किया था, लेकिन नेपाल अब नदी से मलबा निकाल रेत छानकर शेष रोड़े व सामग्री नदी में ही डाल रहा है। इससे काली नदी के प्रवाह को विस्तार मिल पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ नदी से तटबंध का निर्माण करना भी कठिन हो गया है। 7 दिसंबर को भारत नेपाल सीमा सामान्य समिति की धौनी निकेतन एनएचपीसी में बैठक हुई थी। बैठक के बाद नेपाल की तरफ से शहर बंगाबगड़ में काली नदी किनारे मलबा हटाने का कार्य शुरू करने से उम्मीद जगी थी। बैठक के 2 दिन बाद नेपाल ने इस पर काम शुरू किया। 8 दिन की अवधि में नेपाली क्षेत्र में एक पॉकलैंड मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे मलबा निकालने का काम हो रहा था। इससे भी नदी से निकाले गए मलबे को बाहर निकालकर रेत अलग करने के बाद शेष मलबे को नदी में ही डाला जा रहा है। इससे भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को चिंता अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होने की और बढ़ गई है। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि नेपाल प्रशासन सरकार को भी भारतीय लोगों की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। नदी किनारे से शीघ्र मलबा को हटाया जाना चाहिए। वनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान बिष्ट ने कहा कि घड़धार के आपदाग्रस्त क्षेत्र होने से पूरे नगर की हजारों की आबादी खतरे की जद में है। ऐसे में नेपाल को भी जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा परिषद सीबीएसई की फर्जी वेबसाइट बनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के नाम पर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। अभिभावकों बोर्ड परीक्षार्थियों से जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट पर इस्तेमाल करने को कहा गया है। सीबीएसई की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में बताया गया है कि बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.gov.in की तर्ज पर फेक वेबसाइट cbse.govt.com बनाई गई है, जिसके माध्यम से सीबीएसई की परीक्षा 10वीं बारी के 2023 में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बनाने और डाउनलोड करने के लिए पैसे जमा करने के मैसेज भेजकर छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को स्पष्ट रूप से धोखा दिया जा रहा है। नोटिस में बोर्ड ने छात्रों और अन्य हितधारकों से बेहद सावधान रहे और ऐसे में किसी भी फर्जी मैसेज वेबसाइट का जवाब न देने का अनुरोध किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड की ओर से बोर्ड या किसी अन्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के एवज में कोई फीस नहीं ली जाती। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के डेयरी फेडरेशन की बैठक तत्काल कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए माना कि मूल फोरम का 50% सदस्य होने के बाद बैठक की जा सकती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ में हुई। डेयरी फेडरेशन में 2019 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। अब हाईकोर्ट ने एमडी डेयरी फेडरेशन की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। स्थगित बैठक नियम 98 के तहत मूल फोरम का 50% होने पर ही बैठक की जा सकती है। 5 जनवरी 2022 को डेयरी फेडरेशन ने कोरम पूरा नहीं होने का दावा करते हुए बैठक स्थगित कर दी थी, जिसकी अल्मोड़ा दुग्ध संघ सदस्य दिनेश डांगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए बैठक कराने के आदेश दिए, लेकिन एमडी दुग्ध फेडरेशन ने कोरम पूरा न होने का हवाला देते हुए एकलपीठ के आदेश को स्पेशल अपील दायर कर खंडपीठ में चुनौती दी थी।